नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी पिछली स्टार्ट चल रही थी बायोलॉजी की, जिसमें हम 12th के चैप्टर नंबर 3 मानव जनन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम मादा जनन अंग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, उसी से आगे का पार्ट 2 चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में मादा जनन अंग जैसे सहायक जनन अंग के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अंड वाहिनियां और गर्भाशय के बारे में चर्चा कर ली थी। और आज का जो सेशन होने वाला है, आज की वीडियो में बचे हुए जो मादा जनन अंग थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि सहायक जनन अंग में हमारा योनि और बाह्य जननांग बचे हुए थे। उसके बाद लास्ट में जो बचता है बार्टोलिन ग्रंथियां रह गई हैं। और अंत में जो बचेगा हमारा मादा जनन का जो टॉपिक होता है, या फिर मादा जनन अंग का जो भाग है, जिसको हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स या फिर स्तन ग्रंथियां, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा योनि या फिर वजाइना। तो पहले आपके लिए मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूं, उसके बाद हम साथ ही साथ चर्चा करते चलेंगे। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। इस प्रकार से संरचना होती है। ये संरचना बिल्कुल यानी कि लिप लाइक संरचना होती है, जैसा कि होठों की संरचना होती है उस प्रकार से होती है। इसके अंदर एक और परत होती है, इसके अंदर भी एक होठ के समान ही एक और संरचना होती है, इस प्रकार से। इसको बोलते हैं हम वेस्टिबुल। वेस्टिबुल कहा जाता है इसको। इस एरिया को इसको बोलते हैं हम लेबिया मेनोरा मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। और इसके अंदर वाला जो दूसरी लिप लाइक संरचना है उसको बोलते हैं हम लेबिया माइनर। लेबिया माइनर। इस एरिया को बोलते हैं पेरिएनम। पेरिएनम। और इसको बोलते हैं एनस। एनस। यहाँ पे हल्के से हेयर लाइक संरचना होती है, जिनको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिक, जिनको मॉन्स प्यूबिक बोला जाता है। इसके अंदर वाली जो संरचना होती है, ये वाली अंदर वाली संरचना, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस। यूरेथ्रल ओरिफिस। और इसको पार्ट को बोलते हैं वजाइना।
ये तो आपका रहा स्ट्रक्चर। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो वजाइना क्या होती है? गर्भाशय के दोनों ओर के मिलने से इसका निर्माण होता है। गर्भाशय के दोनों ओर से, गर्भाशय के दोनों ओर से मिलने से इसका निर्माण होता है। यह एक थैली के समान संरचना होती है। यह एक थैली समान संरचना होती है। यह एक थैली समान संरचना होती है। योनि और मूत्राशय, योनि और मूत्राशय आगे की ओर जुड़कर या मिलकर, योनि और मूत्राशय आगे की ओर जुड़कर मूत्र जनन मार्ग या हम कह सकते हैं वेस्टिबुल। क्या कह सकते हैं? वेस्टिबुल, जो कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। वेस्टिबुल का निर्माण करते हैं। वेस्टिबुल का निर्माण करती हैं। यानी कि मूत्राशय और योनि आगे की ओर जब संयुक्त होकर जुड़ जाती हैं तो मूत्र जनन मार्ग या फिर वेस्टिबुल का निर्माण करती हैं। योनि बाहर की ओर, योनि बाहर की ओर भग या फिर वल के रूप में खुलती है। और जिस स्थान पर खुलती है उस स्थान पर एक पतली म्यूकस झिल्ली पाई जाती है। इसके खुलने के स्थान पर पतली म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, जिसे हाइमन कहते हैं। तो योनि क्या है? योनि या वजाइना क्या है? गर्भाशय के दोनों ओर से मिलने से इसका निर्माण होता है। यह एक थैली के समान संरचना होती है और योनि और मूत्राशय आगे की ओर जुड़कर मूत्र जनन मार्ग या वेस्टिबुल का निर्माण करते हैं। योनि बाहर की ओर भग या बल्ब के रूप में खुलती है। इसके खुलने के स्थान पर पतली म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम हाइमन कहते हैं। और यह हाइमन महिला के द्वारा प्रथम बार मैथुन करने पर फट जाती है। यह झिल्ली जो होती है, यह झिल्ली प्रथम बार मैथुन करने पर फट जाती है। प्रथम बार मैथुन करने पर फट जाती है, क्योंकि ये झिल्ली जो होती है बहुत ही मामूली, बहुत ही पतली झिल्ली होती है, जो प्रथम बार मैथुन करने पर फट जाती है। और जो आपकी जो है, जिसको हम कहते हैं, जैसे प्रथम बार अगर मैथुन होगा महिला के साथ तो क्या होगा? ब्लीडिंग होती है। वही ब्लीडिंग इस झिल्ली के फटने पर ही ब्लीडिंग होती है। और ये ब्लीडिंग आपकी जरूरी नहीं है प्रथम बार मैथुन करने पर ही हो,
ये आपकी जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, मान के चलिए गेम में ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है तो उसकी वजह से भी ये आपकी हाइमन झिल्ली है वो फट सकती है। लेकिन समाज में कुछ कुरीतियाँ चल रही हैं कि यानी कि मान के चलो जो प्रथम बार झिल्ली अगर जो है मैथुन करने पर ही फट रही है तो यानी कि वो महिला सही है, यानी कि उसके आचरण पर इसकी वजह से उंगलियां उठाना स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये बात जो है वो इस प्रकार से उनके ऊपर उंगली उठाना सही नहीं है, क्योंकि ये आपकी छोटी सी एक्टिविटी पर भी नष्ट हो सकती है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे योनि जो है, योनि का काम क्या होता है? यह मैथुन के समय शुक्राणुओं को ऑब्जर्व करती है, ग्रहण करती है। तो यह यानी कि योनि मैथुन के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करती है, जिसे वीर्य सेचन कहते हैं। तो योनि का काम क्या होता है? शुक्राणुओं को ग्रहण करना, और उस क्रिया को हम वीर्य सेचन कहते हैं। आइए अब देखते हैं बाह्य जननांग। अगला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? बाह्य जननांग। अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है? बाह्य जननांग। बाह्य जननांग, तो बाह्य जननांग क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बाह्य जननांग में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? एक तो लेबिया मेनोरा और आपका है वेस्टिबुल नहीं, क्लाइटोरिस। ये वाला एरिया जो होता है वेस्टिबुल, और इस एरिया को बोलते हैं हम क्लाइटोरिस। तो बाह्य जननांग में यानी कि जो भग के रूप में खुलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले एरिया को भग के, यानी कि लिप लाइक संरचना है। जैसे मान के चलो दो लिप लाइक संरचना, एक ये वाली होती है, एक दूसरा वाला ये होता है। इस पॉइंट को हम हटा भी सकते हैं, इस प्रकार होती है। तो इस प्रकार, तो ये वाला बाहर वाला जो लिप लाइक संरचना आपको दिख रही है उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और अंदर लिप लाइक जो संरचना है अंदर वाली उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनर। तो लेबिया मेजोरा और क्लाइटोरिस यानी कि भग के रूप में खुलती है उसको बोलते हैं हम क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्लाइटोरिस, और दूसरा है लेबिया मेजोरा। तो क्लाइटोरिस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। क्लाइटोरिस जो है, जैसे जो नर होता है, नर में शिश्न होता है, उसी प्रकार ये संरचना होती है क्लाइटोरिस। तो यह है शिश्न के समान अंग है, यह शिश्न के समान अंग है जो मैथुन के समय मादा में उत्तेजना उत्पन्न करता है। नहीं, क्लाइटोरिस का काम क्या होता है? ये वाला जो एरिया में बताया, ये वाला ये क्लाइटोरिस होता है। तो क्लाइटोरिस का काम क्या होता है? यह शिश्न के समान अंग होता है जो मैथुन के समय मादा में उत्तेजना क्या करता है? उत्तेजना उत्पन्न करता है। अगला है हमारा लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा क्या है उसके बारे में देखते हैं हम।
तो ये क्या होती है, लेबिया मेजोरा क्या है, लेबिया मेजोरा ओठ के समान संरचना होती है। लेबिया इसको लिख सकते हैं, यह है ओठ के समान संरचना है जिसकी बाह्य सतह पर रोम पाए जाते हैं। जिसकी बाह्य सतह पर क्या होते हैं, रोम पाए जाते हैं। इस प्रकार आपको स्ट्रक्चर में दिख रहे होंगे, ये रोम इन चारों तरफ हल्के हल्के से रोम पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, लेबिया मेजोरा के ऊपर होते हैं। तो यह ऊंट के समान संरचना है जिसकी बाह्य सतह पर रोम पाए जाते हैं। और अंदर, इसके अंदर एक और ऊंट के समान संरचना होती है जिसको हम लेबिया माइनर कहते हैं। इसके अंदर भी ऊंट समान संरचना होती है जिसे लेबिया माइनर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, लेबिया माइनर कहते हैं। तो आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ। योनि या वजाइना क्या है, गर्भाशय के दोनों ओर से मिलने से इसका निर्माण होता है। यह एक थैली के समान संरचना होती है। योनि और मूत्राशय आगे की ओर जुड़कर मूत्रजनन मार्ग या वेस्टिबुल का निर्माण करते हैं। योनि बाहर की ओर भग या बल्ब के रूप में खुलती है। इसके खुलने के स्थान पर, जहाँ पर खुलती है वहां पर एक पतली म्यूकस झिल्ली पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं, जो प्रथम बार मैथुन करने पर फट जाती है। यह मैथुन के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करती है, जिस क्रिया को हम वीर्यसेचन कहते हैं। बाह्य जननांग में क्या क्या शामिल है, योनि के बाह्य जननांग में क्लाइटोरिस और लेबिया मेजोरा। क्लाइटोरिस क्या होता है, तो क्लाइटोरिस ये वाला एरिया जो है, ये मनुष्य जो नर होता है, नर में शिश्न के समान संरचना होती है जिसका काम क्या होता है, जो मैथुन के समय मादा में उत्तेजना उत्पन्न करता है। लेबिया मेजोरा क्या है, ये ओठ के समान संरचना होती है, जैसा कि आपको चित्र में अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। संरचना होती है जिसकी बाह्य सतह पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, हल्के से रोम पाए जाते हैं। इसके अंदर भी क्या होती है, ओठ के समान संरचना होती है जिसको लेबिया माइनर कहते हैं। आइए आगे के टॉपिक देखते हैं। अब चर्चा हमारा रह गया है बाह्य जननांग में बार्थोलिन ग्रंथियां। आइए अब बार्थोलिन ग्रंथियों पर भी चर्चा करते हैं। खत्म हो चुके हैं, अब हम चर्चा करेंगे सहायक जनन ग्रंथियों पर। सहायक जनन ग्रंथियां। तो सहायक जनन ग्रंथियां जो हैं, एक प्रकार की पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं बार्थोलिन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां कौन सी होती हैं, मादा में, तो बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। यह एक जोड़ी पाई जाती हैं। यह एक जोड़ी पाई जाती हैं। यह एक जोड़ी पाई जाती है जो छोटी बार्थोलिन ग्रंथि होती हैं, जो छोटी बार्थोलिन ग्रंथि होती हैं, या कह सकते हैं यह एक जोड़ी, यानी कि मनुष्य में एक जोड़ी छोटी बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऐसे भी कह सकते हैं जो छोटी बार्थोलिन ग्रंथि होती हैं, यह वेस्टिबुल में
वेस्टिबुल में योनि की पार्श्व सतह पर होती हैं जो चिपचिपे क्षारीय पदार्थ का स्राव करती है, जो चिपचिपे क्षारीय पदार्थ का स्राव करती है। तो बार्थोलिन ग्रंथियां क्या होती हैं? यह एक जोड़ी पाई जाती हैं और जो छोटी होती हैं यह वेस्टिबुल में योनि की पार्श्व सतह पर होती हैं या स्थित होती हैं, जो चिपचिपे क्षारीय पदार्थ का स्राव करती हैं। अब जो टॉपिक बचा है हमारा मादा जनन अंग से, वो हमारा मेमरी ग्लैंड्स या फिर स्तन ग्रंथियां या फिर क्या कह सकते हैं हम इनको? मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां, यानी कि ये सहायक जनन है। जो मादा जनन अंग होते हैं उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं स्तन ग्रंथियां। तो स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं उनको देखते हैं हम। स्तनियों यानी कि मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स उनको बोलते हैं स्तनधारी, मैमल्स के अंतर्गत आते हैं स्तनधारी। तो स्तनियों में बच्च भाग पर एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं। स्तनियों में बच्च भाग पर एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं। स्तन संयुक्त नलिकाकार कूपकीय ग्रंथि हैं जिसमें 15 से 20 कूपकीय नलिकाकार कोष्ठ पाए जाते हैं, जो अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं। जो अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो स्तनियों में बच्च भाग पर एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां लिख सकते हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं या स्तन पाई जाती हैं। स्तन संयुक्त नलिकाकार कूपकीय ग्रंथियां जिसमें 15 से 20 कूपकीय नलिकाएं कोष्ठ पाए जाते हैं, जो अंगूर के गुच्छे के समान हैं और दुग्ध स्रावण करती हैं मादा का दूध जो होता है, मादा का दूध शिशु के लिए 6 माह तक पर्याप्त यानी कि पूर्ण आहार का काम करता है। मादा का दूध 6 माह तक शिशु के
संपूर्ण आहार का कार्य करता है, जिसमें लैक्टोज, शर्करा, वसा, लैक्टोज, शर्करा, वसा, कॉमा, लाइसोजाइम, कॉमा, विटामिन, कैल्शियम आयन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि मादा का जो दूध होता है उसमें कौन कौन सी लैक्टोज, शर्करा पाई जाती है, वसा पाई जाती है, लाइसोजाइम, विटामिन, कैल्शियम आयन और भी होते हैं, प्रोटीन्स आदि पदार्थ पाए जाते हैं, जो शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। जो शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि नया शिशु होता है, यानी कि न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, उसके लिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि इसको 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध का सेवन ही करा जाए। 6 महीने तक माँ के दूध का सेवन ही बच्चों को कराना चाहिए, जिससे उनका जो शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो सके। और सभी जो दुग्ध नलिकाएं होती हैं, सभी दुग्ध नलिकाएं स्वतंत्र होकर स्तन के शीर्ष भाग में खुलती हैं। जिस स्थान पर खुलती हैं उसे हम चूचुक या फिर निप्पल, अंग्रेजी में बोलते हैं निप्पल, कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निप्पल कहते हैं। निप्पल वाले भाग में खुलती हैं, ऊपरी सतह होती है जिसको चूचुक या निप्पल कहते हैं। और स्तनों का जो विकास होता है वो मादा का मुख्य द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। स्तनों का विकास मादा का द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जो हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। जो क्या होता है? हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। स्तनों का विकास जो है, विकास मादा का द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जो हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। और स्तनों के विकास में कौन कौन से हार्मोन भाग लेते हैं? तो स्तनों के विकास में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, स्तनों के विकास में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और आपका
ट्रोपिन आदि हार्मोन भाग लेते हैं। आदि हार्मोन भाग लेते हैं। तो स्तन्य ग्रंथियां क्या होती हैं? स्तनियों में बच्चे भाग पर एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तन संयुक्त नलिकाकार कूप की ग्रंथि है जिसमें 15 से 20 कूप की नलिकाएं कोष्ठ पाए जाते हैं जो अंगूर के गुच्छे के समान स्थित होते हैं या समान होते हैं और दुग्ध स्राव करते हैं। मादा का दूध 6 माह तक शिशु के लिए पूर्ण आहार शिशु के लिए पूर्ण आहार का कार्य करता है जिसमें लैक्टोज शर्करा होती है, वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लाइसोजाइम होता है, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, केसिन, प्रोटीन बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जो शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। सभी दुग्ध नलिकाएं स्वतंत्र होकर स्तन के शीर्ष भाग में खुलती हैं। जिस स्थान पर खुलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? निप्पल कहते हैं, सूचक कहते हैं। स्तनों का विकास मादा का द्वितीयक मुख्य लैंगिक लक्षण होता है। मादा का मुख्य द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है जो हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। स्तनों के विकास में कौन कौन से हार्मोन भाग लेते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, सोमेटोट्रोपिन आदि हार्मोन भाग लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करें जिससे और भी बच्चे इन वीडियो का फायदा उठा सकें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।